हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का। उसमें टेंथ क्लास का हम लोग बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि टेंथ का एग्ज़ाम है परसों से। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे कि उनका एग्ज़ाम और सरल हो जाए। और ऐसे जो क्वेश्चन है, जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ये सभी लोगों को काम आएगा। जैसे मान लीजिए कि जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे, पैरामेडिकल एग्जाम देंगे, या जो स्टूडेंट 9th से 10th में जाएंगे उनका भी काम आएगा, या जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइंस है, और साइंस में फिजिक्स है, तो सभी को काम करेगा। तो हम लोग आज 10th क्लास के फिजिक्स को ध्यान में रख करके क्वेश्चन बनाए हैं। कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ में आए। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या क्या है से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। प्रकाश की किरण गमन करती है। हम लोग को पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। यहां से क्वेश्चन उठता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो प्रकाश क्या हो गया? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, देखने की संवेदना होती है। प्रकाश कैसा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण, और कैसे चलती है हमेशा? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, और प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, एक किरण पुंज ऐसा है जो तीनों जा करके एक बिंदु पर जमा हो जा रहा है। एक किरण पुंज एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होगा, और एक किरण पुंज समानांतर है। तो देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के है। एक अभिसारी, एक अपसारी, और एक क्या है? समांतर है। ठीक है, तो किरण पुंज हम लोग देख लिए कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, और प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि प्रकाश किस कैसे चलती है। तो सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखते हैं प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। देखिए, प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये प्रकाश का चाल होता है। तो न्यूनतम पूछा है कि अधिकतम? न्यूनतम। तो न्यूनतम किस में हो जाएगा? तो कांच में। किस में हो जाएगा? कांच में। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? कौन सा दर्पण? तो दर्पण रहता है उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समतल दर्पण। देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विशेषता हम लोग को एग्जाम में अक्सर 2 नंबर में ही पूछ देता है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता बतलाइए। तो हम लोग सीधा सीधी जानते हैं कि समतल दर्पण जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। अब क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक की काल्पनिक की दोनों? तो सिर्फ काल्पनिक। कैसा बनता है? सिर्फ देखिए, तीनों का याद कर लीजिए। समतल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक। तो 2 दर्पण में सिर्फ काल्पनिक। किसमें? समतल दर्पण में और उत्तल। इससे क्वेश्चन आएगा, एकदम फिक्स है कि किस दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। एक बार ध्यान समझिएगा, समतल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक, उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक, अवतल दर्पण में काल्पनिक भी और वास्तविक भी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। आप लोग को पता होगा कि डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। देखिए, एक फार्मूला होता है, P बराबर 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/2।
पी, तो 1/p कितना दिया हुआ है 2 डायोप्टर। देखिए एक रहता है जो मीटर में रहता है, किस यूनिट में रहता है, मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 2, इसको काट दीजिए 50 सेंटीमीटर, कितना आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, द्विउत्तल लेंस, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को क्या कहते हैं अपसारी। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस से जब प्रकाश गुजरता है तो एक बिंदु पर जमा हो जाती है, फोकसित हो जाती है, इसी कारण से उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं अभिसारी, लेकिन अवतल लेंस को क्या कहते हैं अपसारी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा। तो देखिए समतल दर्पण में पहले देख लेते हैं, समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अवतल दर्पण में छोटा ही बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है। उत्तल लेंस में, अच्छा दर्पण है ना, देखिए समझिएगा, दर्पण में समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, उसके बाद अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। सिंपल है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है 2 नियम है। कौन कौन नियम है, यहां से देख सकते हैं कि देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा क्या है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सिंपल है प्रकाश के परावर्तन का नियम, आप लोग को पता होगा, और नहीं है तो ध्यान रखेगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखना है ना। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है 2 नियम है। अभी हम लोग देखे थे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, 2 नियम बताए ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या पढ़े आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अपवर्तन के भी 2 नियम है, अपवर्तन के भी 2 नियम है। इसमें क्या है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या था आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है एक नियतांक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए, प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम 2 नियम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए, बराबर और सीधा कि वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन होगा आंसर। इसमें आंसर समझिएगा होगा वास्तविक और उल्टा। क्यों देखिए समझिएगा, उत्तल लेंस में वास्तविक भी बनता है और सीधा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है उल्टा भी बनता है, और तो वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता नहीं है, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है, बराबर तो होता है लेकिन सीधा नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन भी कट हो गया, तो ऑप्शन कौन हो गया आपका वास्तविक और उल्टा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा दर्पण सूत्र है? तो आपको पता है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र, ठीक, मिरर फॉर्मूला। और लेंस सूत्र होता है, क्या होता है लेंस सूत्र? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये हो गया आपका लेंस फार्मूला। ये क्या हो गया? ये लेंस फार्मूला हो गया और क्या हो गया? मिरर फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे चाल होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है चाल, ठीक, यहाँ पे चाल होगा। कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 गुना 10 के पावर 8 होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे माध्यम सघन होगा ना, प्रकाश की चाल कमते जाएगा, और माध्यम विरल में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होता है। बिंब माने वस्तु होता है, देखिए वक्रता केंद्र पर बनता है, फोकस पर बनता है, अनंत पर बनता है, ध्रुव पर बनता है। बताइए किस पे बनेगा? अवतल लेंस के सामने अनंत पर जब वस्तु रहेगा तब देखिए समझिए, अनंत को उल्टा एफ, याद रख लीजिए, अनंत को उल्टा एफ। जब अनंत पर वस्तु होगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ, मतलब फोकस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र, क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कहाँ बनता है? आपका रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। याद रखना है कि मनुष्य के जो आंख होता है उसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है भी पूछ सकता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, याद रहेगा। चलिए अब देखिए, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, देखिए अभी हम बताए थे कैसा बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा। बहुत भी क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में कि प्रतिबिंब कैसा बनता है रेटिना पर, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखिए दृष्टि दोष पढ़ना है हम लोग, चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, हम लोग डिटेल्स में करेंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है, हम लोग शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव बना दे रहे हैं, और जैसे एग्जाम खत्म होगा तो डिस्कस करेंगे हम लोग, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद बढ़िया से हम लोग सब्जेक्ट को करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव कर ले रहे हैं, इससे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कुछ जो बच्चे कम पढ़े हैं, नहीं पढ़े, उनको काम आ जाएगा, या जो लोग और तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ कुछ काम आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक, उल्टा और छोटा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देखता, देखिए तब होता है दूरदृष्टि। देखिए उल्टा है, इस नाम पर नहीं देगा कि निकट के वस्तु नहीं दिखता तो निकट दृष्टि दोष नहीं लगा देना है, आंसर क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है, तो देखिए ध्यान दीजिए, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, लेकिन जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका विचलन ज्यादा होगा। लाल कहता है कि हमारा तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तो लाल रंग क्या कहता है? पुष्पाराज झुकेगा नहीं, यानी कि तरंग दैर्घ्य जिसका ज्यादा उसका विचलन कम। तो किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है? लाल का। तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा? लाल का। तो विचलन सबसे कम किसका हो जाएगा? लाल का। यही क्वेश्चन उल्टा रहता है कि विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो फिर आंसर हो जाता है क्या हम लोग का? बैगनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बाइफोकल। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबका बता देते हैं, अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो वैसे व्यक्ति को अवतल लेंस लगा दिया जाता है, अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल लेंस होता है, और जरा दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा? बाइफोकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। निकट बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु कितना होता है? तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। तो ऐसा ऑप्शन किसमें है? डी में। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, निकट बिंदु कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु कितना? अनंत। इसी को बोलते हैं दृष्टि परास। इसको क्या बोलते हैं?
दृष्टि प्रास। ठीक है, अब देखिए जो नेत्र दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट नहीं देख पाता है, देखिए अभी हम बताए थे अगर निकट के नहीं दिखेगा तो दूर दृष्टि दोष, और दूर के नहीं दिखेगा तो उसे क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। देखिए जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता उसको क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होगा। देखिए अगर पृथ्वी से हम लोग देखते हैं आकाश का रंग कैसा दिखता है, नीला, लेकिन अगर अंतरिक्ष यात्री जाएगा तो उसको कैसा दिखाई देगा, काला। क्यों, क्योंकि ऊपर में अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश कैसा दिखेगा, काला। लेकिन पृथ्वी से हम लोग देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, नीला। उसका कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना होता है, सिंपल क्वेश्चन है, कितना रंग से, 7 कलर। आप लोग को पता होगा बैजानी है पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, उसका क्रम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग अधिकतम होता है, अभी बताएं, तरंग सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का, और सबसे कम किसका, बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में होता है, अभी बताए थे निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण के विचलन सबसे कम होता है या झुकाव सबसे कम होता है, एक क्वेश्चन फिर से आया है, आंसर क्या हो जाएगा, लाल। बताएं जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा विचलन कम। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। कौन लेंस रहता है, उत्तल लेंस। ठीक, दोष रहित नेत्र, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच को कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टिप्रास। उसे क्या कहते हैं, दृष्टिप्रास। ठीक, उसी को बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। ठीक, जहां तक हम लोग देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर से नीचे की वस्तु को भी नहीं देख सकते हैं और अनंत से आगे भी नहीं देख सकते हैं, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अनंत तक के दूरी को हम लोग देखते हैं, उसी को नाम दिया गया दृष्टिप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल प्रयोग किया जाता है, नीला, बैगनी, लाल, पीला। तो खतरा में कौन रहता है, लाल। पूछ सकता है क्यों, क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है जिसके कारण प्रकीर्णन कम होता है और यह दूर से ही क्या हो जाता है, दिखाई देता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किसमें करते हैं, खतरे का सिग्नल देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है, देखिए समझिएगा, आर बी जी एम सी वाई। रेड, ब्लू, ग्रीन, ये प्राइमरी कलर है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये तीनों कैसा कलर है, प्राइमरी कलर है। ठीक है, और यानी प्राथमिक कलर कौन कौन हो गए, तो क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, देख लीजिए, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों। और एम सी वाई मजेंटा, सियान और येलो कैसा कलर है, द्वितीयक रंग है, और ए मिल करके होता है व्हाइट, ए कलर मिल करके क्या हो जाता है, व्हाइट। तो इसको डायग्राम को अगर याद रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कलर मिलकर कौन बनता है। जैसे कोई पूछ देगा रेड और ब्लू मिलकर क्या बनता है, तो मैजेंटा बनता है। ठीक, रेड और ग्रीन मिलकर क्या बनता है, तो येलो बनता है। ग्रीन और ब्लू मिलकर क्या बनता है, तो सियान बनता है। तो इसको याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, निम्न में कौन सा अर्धचालक है, ये क्या हो जाएगा, अर्धचालक होगा, मिसप्रिंट हुआ है, अर्धचालक नहीं है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं वाला क्वेश्चन में अक्सर गलती हो जाता है। ठीक है, कौन अर्धचालक नहीं है बताइए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, कोई नहीं, कौन आंसर हो जाएगा, पारा। आंसर क्या हो जाएगा, पारा। क्यों, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक है। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है,
पारा क्या अर्धचालक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का पारा। ठीक, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन आया है, वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है, बताइए आंसर क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर। ध्यान दीजिए, वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट किसका यूनिट है, विभव का, एम्पियर किसका यूनिट है, विद्युत धारा का, तो इधर क्या हो जाएगा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के साई मात्रक क्या होता है ओम, तो प्रतिरोध के साई मात्रक का आंसर क्या हो गया हम लोग का ओम। ठीक है, यहां से भी आया है एक ओम के नियम से आया है, V बराबर आई आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा V बटा आई। ठीक, तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, अभी हम लोग देखे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है, V बराबर आई आर, तो R बराबर V बटा आई, तो पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का क्या होता है एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर को बोलते हैं एक ओम। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक पता है क्या होगा एम्पियर, एक एम्पियर किसको कहेंगे, तो देखिए Q बराबर होता है फॉर्मूला आई टी, तो I बराबर क्या हो जाएगा Q बटा टी, तो Q चार्ज का कूलाम और टाइम का सेकंड, यानी एक कूलाम बटा एक सेकंड को क्या बोलते हैं एक एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1, 2 और 3 ओम के तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, श्रेणी क्रम का होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जोड़ दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक 1 2 3 ऐड कर देंगे, 3 2 5 5 1 6 ओम, कितना आंसर हो जाएगा 6 ओम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभवांतर का साई मात्रक, जो विभव का होगा वही विभवांतर को हो जाएगा, तो विभव का वोल्ट, विभवांतर का भी क्या हो जाएगा वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभव का मात्रक अभी बताएं, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, विभव का फॉर्मूला क्या होता है V बराबर W बटा Q, यानी वर्क अपॉन चार्ज, कार्ज बटा आवेश को विभव बोलते हैं, कार्ज का साई मात्रक जूल होता है और आवेश का इकाई अभी पता है कूलाम होता है, तो एक जूल बटा एक कूलाम को एक वोल्ट बोलते हैं। ठीक, तो यहां से यूनिट क्या आ गया विभव का वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो देखो एक फार्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बटा R, एक फार्मूला क्या होता है P बराबर V स्क्वायर बटा, इस आधार पर आप बनाइए, यहां से R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटा P, तो V कितना दिया हुआ है हम लोग का 220 गुना 220 बटा कितना हो जाएगा 100, 10 to 10 कैंसिल, 10 10, 22 से गुना करेंगे कितना आएगा 484, कितना आएगा 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक, शक्ति पावर, शक्ति का यूनिट क्या होता है वाट, ये कहां से आया वाट, सबका देखिए याद रखना पड़ेगा कि वोल्ट कहां से आया, जूल कहां से आया, कूलाम कहां से आया। ठीक, जैसे देखिए शक्ति, तो पावर बराबर P बराबर W बटा T होता है फार्मूला। ठीक है, कार्य बटा समय, तो कार्य का यूनिट जूल होता है, टाइम का सेकंड, तो जूल बटा सेकंड से क्या आया है हम लोग का वाट आया है। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य, तब ये फार्मूला तो बताएं V बराबर W बटा Q होता है, V बराबर W बटा, कहा कि विभव का परिभाषा ही होता है कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विभव कहलाता है, और विभव का फार्मूला होता है क्या W बटा Q, कार्य बटा आवेश। ठीक, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ, V दिया हुआ है, V दे दिया है आपको 12 वोल्ट और Q दे दिया है कितना 2 कूलाम, निकालना क्या है W, तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा W बराबर VQ, W बराबर VQ, तो V कितना है 12 और C कितना है 2, तो 12 दूना 24, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, तो 24 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेश का एसआई मात्रक, सिंपल कूलाम होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है टंगस्टन का, किसका बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बल्ब से
किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध, देखिए ओम का नियम से V बराबर होता है आई आर, V बराबर आई आर, तो R बराबर क्या होता है V बटा आई, V बटा आई, तो V दिया हुआ आपको 220 बटा आई कितना दिया हुआ 2, काट दीजिए, ठीक, ओम हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा 110 ओम, आंसर क्या हो गया डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग का, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो देखिए ध्यान दीजिए, एमीटर को श्रेणी क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे, अभी बताएं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को, देखिए दोनों में अंतर बताते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, ठीक। एमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर क्या नापता है, विभवांतर को नापता है, ठीक। और अंतर बताते हैं, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक। तो ये 3-4 को अंतर कर लीजिएगा, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए। 1 वोल्ट होता है, अभी बताएं V बराबर W बटा Q होता है फॉर्मूला, V बराबर W बटा, तो वोल्ट किसको बोलेंगे 1 जूल बटा 1 कूलाम, देख लीजिए आंसर किस में है 1 जूल बटा 1 कूलाम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का होता है, किसका प्रयोग होता है, नाइक्रोम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है, नरम लोहा से, और अगर पूछ देगा परमानेंट मैग्नेट यानी कि अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इस्पात, ठीक। 1 HP बराबर होता है, आंसर क्या हो जाएगा 746 वाट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है, V बराबर 1 बटा R, V बराबर R बटा 1, V बराबर आई आर, ओम का नियम से, ओम का नियम V बराबर आई आर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक किसका है, तो देखिए एक इसी को बोलते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर आपको पता होना चाहिए कितना होता है 3.6 10 के पावर, बताइए 6 जूल, इतना होता है 1 यूनिट, यही 1 यूनिट जब बिजली इतना जूल उठता है तो हम लोग कहते हैं कि 1 यूनिट बिजली बिल आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 के पावर -19 जूल होता है, ठीक है। 1 मिली, देखिए मिली में 10 के पावर -3, जैसे आप लोग को पता होगा मिली में 10 के पावर -3, मिली में 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 को मिली बोलते हैं, 10 के पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया मिली, इसको क्या बोलते हैं माइक्रो, 10 के पावर -9 को नैनो, ठीक। इस तरह से मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो देखिए पहला तो क्वेश्चन होता है प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, अगर कोई विद्युत धारा जा रहा है उसके प्रतिरोध क्या करेगा, विरोध करेगा। तो क्वेश्चन क्या है, किस पर निर्भर करता है, देखिए 4 बात पर निर्भर करता है, याद रखिएगा, चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पे, तापमान पर और उसके प्रकृति पर। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, यानी उपयुक्त क्या हो जाएगा सभी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त बताएं, आप अभी नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, नर्म लोहा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 10 के पावर -19, 1.6 10 के पावर -19 जूल कूलाम होता है, ठीक। देखिए ध्यान से बनाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आंसर नहीं रहता है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ -19 नहीं दिया हुआ है, आप गलती कर सकते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इनमें से
कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा, देखिए प्रत्येक से क्या होगा, कम, प्रत्येक से कम। अब देखो, दो सदृश आवेश किस प्रकार बल लगाते हैं, तो जब समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। जैसे मान लीजिए प्लस प्लस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो दोनों में रिपल्सन होगा, लेकिन एक प्लस एक माइनस रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक, तो दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल। ठीक, ओम के नियम में अचर राशि है, क्या अचर राशि होता है, तो ताप पढ़े हैं आप लोग कि निश्चित ताप क्रम पर, ठीक, किसी चालक से बहती हुई विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के शिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट पर होता है, 220 वोल्ट पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दृश्य धारा नहीं रहता है, क्या रहता है हम लोग घर में आता है, प्रत्यवर्ती धारा SC होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन बनाएगा, ऑब्जेक्टिव देखिए, आपको दुगना क्वेश्चन रहेगा, पक्का है कि आपको आता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो फिर अफसोस बहुत आएगा। इसलिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक, पूरा ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को प्रॉपर पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत रहेगा, टाइम रहेगा तो अकबकाना नहीं है, आराम से एग्जाम दीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। सब क्वेश्चन आप लोग को बताया हुआ है, बहुत बढ़िया से सब बन जाएगा। ठीक, भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होते हैं कितना हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ठीक, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, देखिए FeCO निकल होता है, यानी कि निकल भी है आंसर, कोबाल्ट भी। कौन नहीं होता है, पित्तल। आंसर कौन हो जाएगा, पित्तल। ठीक, डायनमो द्वारा बदला जाता है, आप लोग को पता है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, मोटर क्या बदलता है, जस्ट इसके उल्टा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, क्योंकि देखिए हम लोग मोटर में क्या है, विद्युत देते हैं और कोई काम करता है यांत्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप लोग को पता ही होगा कौन गैस होता है, CO2। ठीक, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, कौन सा स्रोत है बताइए, नाभिकीय संलयन। कौन सा विक्रिया होता है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष में विशाल स्रोत सबको पता है, सूर्य है, समझे। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। कौन होगा आंसर बताइए, नवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, आंसर कौन हो जाएगा, सौर ऊर्जा ना। ठीक, अगला देखिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है बताइए, सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। बताइए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो क्या हो जाएगा, सौर सेल, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। तो बताइए उत्तम ईंधन कौन है, कोयला है नहीं, धुआं देता है, लकड़ी भी नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, जैव गैस। आंसर क्या होगा, जैव गैस। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, तो जीवों के अंश कैसा है, नवीकरणीय कि अनवीकरणीय कि वैकल्पिक। आंसर क्या होगा आपका, अनवीकरणीय। क्या होगा, अनवीकरणीय। सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिंपल है आंसर, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं, अभी क्वेश्चन पढ़े थे, सेमीकंडक्टर में दो होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बम। बताइए, नाभिकीय संलयन। आंसर क्या हो जाएगा,
नाभिकीय। देखिए बम, एटम बम पूछेगा ना तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, लेकिन जब हाइड्रोजन बम पूछेगा तो नाभिकीय संलयन। तो इस प्रकार से हम लोग 80 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। देखेंगे, प्रयास करें कि और भी एक आध वीडियो बन जाए जो ऑब्जेक्टिव 10th क्लास के हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त।